लंच में मूली पराठा खाया है, साथ में पुदीने की ढेर सारी चटनी। तो दी बॉयज का सीजन 5 का 7th एपिसोड भी ड्रॉप कर दिया गया है एंड अब मैं सच कह रहा हूँ, मेरी इससे एक्सपेक्टेशंस मर चुकी हैं। जैसे शो की राइटिंग मर चुकी है, मतलब कि इन्हें अभी भी रेफरेंसिंग करनी है, इन्हें अभी भी वही फालतू की चीजें करनी है जो कि हमें नहीं देखना है। हमें लास्ट के 2 एपिसोड्स में मसैकर देखना था, पागलपन देखना था। मैं अपनी लास्ट वीडियो में किस तरीके से पागल हुए जा रहा था एंड किस तरीके से इन लोगों को प्रेज कर रहा था, लंच में मूली पराठा खाया है। पर ये लोग वही बैक टू ट्रैक आ जाते हैं। हर बार ये अपने शो को आगे बढ़ाता है एंड एक कदम पीछे खींच लेते हैं। आई नो कि इस शो में भी काफी सारी चीजें प्रोग्रेस हुई हैं, बट नॉट इन अ वे जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट किया था। खैर, हम इस एपिसोड में सारे रेफरेंसेस एंड सारे ईस्टर एग्स को भी ध्यान देंगे एंड इसको डिकोड करेंगे एंड इसको समझेंगे कि ये एपिसोड किस बारे में था। तो सबसे पहले एपिसोड शुरू होता है होमलैंडर के सॉन्ग से, जो कि उसे ही ग्लोरीफाई कर रहा है एंड उस सॉन्ग में कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि पानी को वाइन में बदलने वाली वो लाइन उस गाने की, वो सीधा सीधा जज करती है जीसस को। एंड उसके बाद एक और रेफरेंस वाला पॉइंट है उसमें, जो कि सॉन्ग में ही क्लियर बोला जाता है कि तुम ऊपर देखो और किसी को ना पाओ, इनविजिबल इंसान को कैसे तुम भरोसा कर सकते हो जबकि वो एक फिजिकल फॉर्म में तुम्हारे सामने है, जो कि होमलैंडर के लिए ही है। एंड ये बहुत ही तगड़ी तरीके से होमलैंडर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है एंड उसके नार्सिसिस्ट बिहेवियर को रेज किया जा रहा है। एंड ये सब इतने धड़ल्ले से हो क्यों रहा है, क्योंकि ओ फादर इन सब चीजों पे बहुत ही अच्छे से बिलीव करता है। देन हमें होमलैंडर दिखाया जाता है व्हाइट हाउस के अंदर एंड वहां पे काफी कुछ बातें होती हैं जहाँ पे एशली प्रेसिडेंट को ही मरवा देती है। एंड अगर तुम आसपास उस व्हाइट हाउस के अंदर पेंटिंग्स को देखोगे तो वो जो पेंटिंग्स लगी होती हैं अब्राहम लिंकन की एंड वाशिंगटन की लगी होती हैं, तो ये दोनों ही इंसान डेमोक्रेटिक इंसान थे, मतलब उनकी वजह से डेमोक्रेसी बनी थी। एंड उन्हीं के बीच में बैठ के वो नार्सिसिस्टिक बातें कर रहा होता है एंड डिक्टेटर जैसा बातें कर रहा होता है एंड उसके बाद वो प्रेसिडेंट को भी मार देता है, जिसके पहले वो उससे कहता है कि कांग्रेस को ही खत्म कर दो, जो कि डेमोक्रेसी को बचाती है। एंड जब प्रेसिडेंट नहीं मानता तो वो एशली से पूछता है एंड उसे इंटरोगेट करके उसे मरवा देता है। एंड इसी व्हाइट हाउस वाले सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो अपने रिलीजन को पूरे अमेरिका में फैलाना चाहता है, मतलब वो जीसस को प्रॉपर्ली वाइप आउट करके खुद ही गॉड बनना चाहता है एंड वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो चुका है। इवन वो अपने इस रिलीजन को फॉलो करने के साथ साथ कुछ रूल्स भी बनाता है, जिसमें से अबॉर्शन को वो रोकना चाहता है क्योंकि ही लव्स मदर्स। एंड उसके बाद वो माँ का दूध एकदम कंपलसरी कर देता है एंड उसके बाद नट्स का जो मिल्क होता है, यानी नट मिल्क जो कि बच्चों को पिलाया जाता है, उसे वो कहता है कि ये शैतान का काम है तो इसे भी बैन कर दो। मतलब कि जो चीज होमलैंडर को नहीं पसंद पर्सनली, वो चीज नहीं होनी चाहिए। देन हमें जनवी से 2 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जिसमें एक मरी मरो होती है एंड दूसरी का नाम मुझे नहीं याद है क्योंकि जनवी का मैंने सीजन 2 नहीं देखा है। एंड हमें उधर मदर मिल्क एंड स्टारलाइट दिखते हैं, जो कि स्टारलाइट उसे मरी मरो को मना करते हैं कि तुम इन सब के बीच में इस लफड़े में मत पड़ो, तुम भाग जाओ। एंड वहाँ काफी अच्छी कन्वर्सेशन होती है जिसमें मरी मरो को काफी ज्यादा होप होता है कि हम लड़ेंगे एंड अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए एंड मदद करेंगे दी बॉयज की, बट स्टारलाइट नहीं चाहती कि वो लोग मरें। देन बुचर एक बार फिर से लग चुका है रशियंस के उन एक्सपेरिमेंट्स को सफल बनाने के पीछे, जिसके थ्रू सोल्जर बॉय को वॉट का सीरम सुखाने वाला पावर मिला था, इसके थ्रू वो होमलैंडर का पावर सुखा पाएगा एंड वो रेडिएशन के थ्रू रेडिएशन कीमिको के अंदर डाल के कुछ करना चाहता है, जिसके लिए उसे सिस्टर सेज की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी काफी ज्यादा ट्रॉमा में जा चुकी है। एंड इस सीन में वो कुछ गाने वाने का रेफरेंस देता होता है एंड हिंदी में मैं देख रहा था तो मुझे उतना कुछ रेफरेंस मिला नहीं, बट ठीक है, इतना चल जाता है। मुझे इतना कुछ खास रेफरेंसिंग का उसका पता नहीं है और ना ही मैं इतने इंग्लिश सॉन्ग सुनता हूँ, तो फिर ठीक ही है। जहाँ पे पूरे बॉयज के ग्रुप में सबसे ज्यादा जो फेडअप हो चुका है वो ह्यूई है, क्योंकि वो ऑलरेडी गिव अप कर चुका है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। एंड भाई साहब उसे एंड बिली बुचर उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है एंड उसे चीयर अप करता है कि भाई ऐसा हम कर सकते हैं, अभी हमें हार नहीं मानना चाहिए एंड वो होप जगा ही रहा होता है। खैर, हमें डीप एंड होमलैंडर के बीच कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पे होमलैंडर सीधा सीधा बोल देता है कि मैं 7 को डिसॉल्व कर रहा हूँ, यानी 7 खत्म हो जाएगा। तो डीप कहता है अरे मुझे दे दो ना भाई, ये तो वही बात है कि अगर कोई आईफोन अपना फेंक रहा हो और कोई गरीब आदमी देख ले कि भाई ये बंदा तो आईफोन फेंक रहा है, तो वो कहेगा अरे भाई फेंक मत, मुझे दे दे, बट वो तो फेंकेगा ही। एंड इस सीन से हमें ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि द डीप इतना ज्यादा रिलाई करता था 7 के ऊपर, बिना 7 के वो कुछ भी नहीं है एंड उसके पास कोई काम नहीं रह गया। ऊपर से उसको पानी के जीव थ्रेट कर रहे हैं, मतलब कि अगर इवन शार्क उसे धमकी भी देती है कि साले तू पानी में आ मत जाना तू, वरना तेरी खैर नहीं। इधर वॉट स्टूडियो में 4 लोग पहुंच जाते हैं जो कि ओ फादर को पकड़ने के चक्कर में आए, जिनमें बुचर, स्टारलाइट, मदर मिल्क एंड ह्यूई है। एंड ये लोग स्प्लिट होके ओ फादर को खोजने जाते हैं, जहाँ पे ह्यूई एंड बुचर को एक साइकिक पावर वाला इंसान, मतलब कि सूप पकड़ लेता है, जो कि उस साइकिक पावर वाले सूप से बचने के लिए बिली बुचर ह्यूई को बोलता है कि तू कुछ गानों के नाम सोच। एंड सच कहूंगा
होगा यहाँ पे भी मुझे वो गानों के रेफरेंस कुछ खास समझ नहीं आए, तो इसे मैं स्किप ही कर देता हूँ। तो वो साइकिक पावर वाला बंदा उन्हें पकड़ लेता है एंड उनको पकड़ के एक जगह पे उनको चेन में बांध करके रखा हुआ होता है। इधर ओ फादर ने एक स्क्रीनिंग रखी हुई है होमलैंडर के अंदर फेस चेक करने के लिए कि लोग होमलैंडर को गॉड मानते हैं या नहीं। एंड उस स्क्रीनिंग में 30 लोग होते हैं जिनमें से सिर्फ 6 ही लोग को प्रॉपरली भरोसा हो रहा होता है एंड वो साइकिक पावर वाले लोगों को बिठाकर वहां पे उनके दिमाग चेक कर रहा होता है कि कौन रियली होमलैंडर को मानता है गॉड। जहाँ पर ये जो स्क्रीनिंग होती है इसके अंदर हमें बहुत बढ़िया रेफरेंसिंग दिखाई गई है। अगर तुमने वो मूवी देख रखी ग्लैडिएटर या फिर तुमने वो एक एनिमे शो है यार उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत ही अच्छा शो है, उसका सीन रिजेम्बलेंस से ऐसे ही स्टार्ट होता है। खैर तो ग्लैडिएटर मूवी के जो स्टार्टिंग का सीक्वेंस है वो खेत में, वैसा ही इसका भी कुछ स्टार्ट होता है एंड तुम्हें ये चीज क्लियर दिख जाता है कि यहाँ पे कितना खतरनाक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। वायर वर्क हमें दिख रहा होता है, अभी VFX CG कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, बैकग्राउंड में जो ग्रीन स्क्रीन है उसका भी टिंट आ ही रहा है, जिसमें डायरेक्ट जीसस होमलैंडर को अपना भाई बताता है एंड वो अपना ताज जो कि मुकुट होता है वो सीधा सीधा होमलैंडर को भी दे देता है एंड कहता है कि तुम इसके लायक बन चुके हो तो तुम्हें अभी ये जिम्मेदारी संभालनी है एंड वो खुद को गॉड कहलवाने लगता है। देन ह्यूई एंड बुचर जो कि साइनैप्स से किडनैप किए गए हैं एंड हमें पता चलता है कि वो सिर्फ दिमाग को पढ़ ही नहीं सकता बल्कि दिमाग में घुसकर तुम्हारी सोच को पढ़ के उन्हीं जैसा बन भी सकता है, यानी कि वो किसी का भी फेस ले सकता है, मतलब पूरी बॉडी ले सकता है, उनकी आवाज ले सकता है, उन्हें मिमिक कर सकता है और ये बहुत ही बढ़िया पावर होता है। बस उसके बाद हमें जेफरी डीन मॉर्गन दिखाए जाते हैं जो कि इसके अंदर एक इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं जिसका नाम होता है जो केसलर, जो कि बुचर के पास से जुड़ा हुआ होता है और हमें बताया जाता है कि जो केसलर की मौत कैसे हुई, बुचर इतना हरामी क्यों है, बुचर किसी की टीम में क्यों नहीं काम कर सकता, बुचर पे ह्यूई को क्यों नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, ये सब कुछ वो बताता है एंड इसी के साथ कहानी और भी आगे प्रोग्रेस करती है, जहाँ पर इसी के बाद डीप को एक परफेक्ट मौका मिलता है अपने रिडेम्पशन आर्क को बचाने का। मतलब एक बंदा डूब रहा होता है एंड वहाँ पे सब लोग होते हैं जहाँ पे उसे वो लोग डीप से मदद मांगते हैं पर डीप कुछ भी नहीं करता। मुझे तो लगा था कि वो कुछ तो करेगा, भाई जाएगा कूदेगा और बचा के लेके आएगा, बट मुझे लगता है वो मछलियों की जाल है कि डीप पानी में कूदे एंड हम उसको फिनिश कर दें। खैर डीप डरपोक इंसान है एंड वो इतनी मुश्किल से फाइनल सीजन तक पहुंचा है तो मुझे नहीं लगता कि वो मरेगा। मैंने ऑलरेडी बोला था कि भाई वो बंदा फाइनल सीजन तक पहुंचेगा एंड वो मरेगा नहीं। वहीं पे जो केसलर बुचर की सारी सच्चाई बाहर निकाल रहा होता है जो कि सुनकर ह्यूई को भी काफी ज्यादा शौक लगता है एंड इसी पे ह्यूई उसका फायदा उठाता है एंड उसको अपने दिमाग में ले जाकर उसके ही भाई के बारे में बताता है। जिसके बाद क्या होता है कि वो जो साइकिक होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तब तक बिली बुचर अपने टेंटिकल से उस साइकिक को मार देता है एंड बहुत ही बढ़िया सीन था, वो मजा ही आ जाता है। एंड इसके बाद एपिसोड का क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किमिको को उसकी पावर्स मिल चुकी हैं रेडिएशन के थ्रू एंड ये सिस्टर सेज एंड फ्रेंची ने मिलकर किया। तभी वहाँ पे एक अलार्म बजता है जिसके बाद हमें पता चलता है कि होमलैंडर वहाँ पे आ रहा है 3 मिनट के अंदर अंदर एंड भाई साहब एंड उसके बाद किसी न किसी तरह किमिको एंड सिस्टर सेज एक लेड वाले बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं एंड फ्रेंची अपना बचाने लगता है उन लोगों को जिसके चक्कर में वो खुद मारा जाता है। एंड भाई उसमें जो हियर सेंसिटिव वाली चीज दिखाया ना कि वो हल्का सा 2 टैप करता है ताकि उन लोगों को बचाए एंड वो फटाक से होमलैंडर वहां पहुंच जाता है जिसके बाद वो अंदर एंटर करता है, यूरेनियम का पावर ऑन कर देता है जिसकी वजह से उससे भी रेडिएशन इफेक्ट करती है। होमलैंडर को तो करती ही करती है एंड होमलैंडर उसे मार के चला जाता है जहाँ पे मरने से पहले फ्रेंची उसे ह्यूमिलिएट करता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि सिस्टर सेज कहाँ है तो वो कहता है ऐसे करता है जो कि काफ़ी अच्छा था। बट हाँ फाइनली फ्रेंची हमें दिखाया जाता है कि वो मर गया है। बट इस एपिसोड का जो नाम था वो द फ्रेंचमैन द गर्ल एंड पर्सन हु नेम मदर मिल्क क्यों था मैं बताता हूँ। हमें मदर मिल्क की ओरिजिन दिखाई गई कि उसका नाम मदर मिल्क पड़ा कैसे है, इसलिए मदर मिल्क था। किमिको को उसकी पावर्स मिल गई हैं कि कैसे वो B1 को सुखा सकती है, तो किमिको भी इंपॉर्टेंट हो गई, फ्रेंची इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंची की डेथ हो गई, तो इसीलिए इस एपिसोड का नाम था ये। खैर आई होप कि तुम्हें मेरा डिकोड पसंद आया होगा, तो आई होप कि तुम वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। यहाँ तक आई गए हो तो भाई दोस्तों में शेयर कर दो, उन्हें बताओ कि क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या था इस शो और क्या क्या था इस एपिसोड के अंदर। मेक श्योर करना सब्सक्राइब करके ही जाना। चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।